हेलो वीवर्स, इस वीडियो में आपको जॉन ग्लासवर्दी का पूरा हिंदी में मतलब उनका जीवन परिचय मिलेगा और जितने भी प्लेज हैं उनका हिंदी में पूरी व्याख्या मिलेगी और जितने भी मेजर वर्क हैं यू हैव टू सी लाइक दिस वो भी सब कुछ मिलेगा। मतलब अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप ये वीडियो देखकर एग्जाम देने जाते हैं तो अगर जॉन ग्लासवर्दी के कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो आई मेक श्योर टू यू हैव टू complete all this question by this video. So keep watching this video till the end. Thanks for watching. Hello and welcome to our YouTube channel, and today I just start John Glassworthy with biography, because if you learn the biography lots of question is coming from this types. तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल, सूरे, इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1933 को ग्राव लॉज, हैम्पस्टन, नॉर्दर्न लंदन में हुई थी। ठीक है। पिता इनके जॉन थे, माता ब्रांचे बेली थी। ये अमीर वकील और प्रॉपर्टी ओनर के पुत्र थे। 1882 में इन्होंने लॉ की डिग्री लिया। इन्होंने हैरो एंड ऑक्सफोर्ड में अध्ययन किया। कहाँ किया? हैरो एंड ऑक्सफोर्ड में अध्ययन किया। इनकी वकालत के लिए 1890 में बुलाया गया, परंतु इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। इन्हें वकालत के लिए कब बुलाया गया? 1890 में बुलाया गया, परंतु इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है। फिर है 1891 में, सन थोड़ा सा डाउट है मुझे, पता नहीं, 1891 से 93 में इन्होंने विश्व यात्रा की। 1895 में इन्होंने लेखक की तरह अपना कैरियर शुरुआत किया। सही है। ठीक है। अपने चचेरे भाई की पत्नी अदा से विवाह किया। ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने? 1992 में इन्होंने इंग्लैंड के स्लॉटर हाउस का तथा स्लॉटरिंग के अमानवीय तरीकों पर रिपोर्ट तैयार किया। ठीक है। फिर आपने क्या किया बेसिकली, अगर देखें 1916 में ग्लासवर्दी और उनकी पत्नी ने फ्रांस में अस्पताल में काम किया। 1918 में इन्हें किंग्सवुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। 1921 में पेन के पहले प्रेसिडेंट बने लंदन के। फिर इन्होंने क्या किया? पोएट, प्लेराइट, अच्छा पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोएट, प्लेराइट, एस्से एंड नॉवेलिस्ट। फिर से देखेंगे, पोएट, प्लेराइट, एस्से एंड नॉवेलिस्ट। फिर इनके पहले नोबेल पिसोडिम जॉन सिंजोन के नाम से लिखते थे। मतलब ये अपना पहले नोबेल किस नाम से लिखते थे? जॉन सिंजोन के नाम से लिखते थे। 1930 में इन्होंने कैम्ब्रिज और शेफर्ड यूनिवर्सिटी में डीलिट की उपाधि दी। 1930 में इन्होंने कैम्ब्रिज और शेफर्ड यूनिवर्सिटी में डीलिट की उपाधि दी। फिर इन्होंने क्या किया? 1931 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में इन्हें हॉनरी डेकोरेट की उपाधि दी। 1931 में ये ऑक्सफोर्ड के रोमन लेक्चरर बने। 1931 में ये क्या बने? ऑक्सफोर्ड के रोमन लेक्चरर बने। 1932 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने अपनी राशि पेन के लिए ट्रस्ट को दान कर दी। ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने? 1921 में ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि मिली। ही नेवर लर्न टू टेल ए गुड स्टोरी, ये लॉन्ग है इनका। ठीक है। वे फिक्शन सुबह को और दोपहर में ड्रामा लिखते थे। वे पुराने नोवेल को नए नाटक में बदल देते थे। प्लॉट और स्टोरी इनके लिए महत्व नहीं रखती। प्लॉट स्टोरी इनके लिए क्या करती है? महत्व नहीं रखते। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस देखते हैं जो भी हैं। तो देखते हैं हम इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ग्लासवर्दी। द सिल्वर बॉक्स 1906, जॉय 1907, स्ट्राइक 1909, जस्टिस 1910, द लिटिल ड्रीम 1911, द इल्डर सन 1912, द पीजन 1912, द फ्यूगिटिव 1913, द मॉब 1914, द फाउंडेशन 1917, द स्किन गेम 1920, द फैमिली मैन 1921, द फर्स्ट एंड लास्ट 1921, द लिटिल मैन 1921, हॉलमार्क्ड 1921, डिफीट 1921, द सन 1921, पंच एंड गो 1921, लॉयल्टीज 1922, विंडोज 1922, द फॉरेस्ट 1924।
ओल्ड इंग्लिश 1924, द शो 1925, स्कैप 1926, एक्साइल्ड 1929, द रूफ 1929। अब हम इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेज हैं उनको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ताकि आपका देखिए कोई भी चीज अगर आप सुन ले तो एक बार में, तो इससे क्या होता है कि वो आपके अंतःकरण में बैठ जाता है। और whenever your exam is coming, so you have to learn all these images, all these stories in your mind, so you have to just recall all these things. It's very effective. So I just wanted to say you please subscribe to and share this channel English Gyan with me. I make sure that I will prepare to all the guys for TGT exam. Basically we hold it. Okay, now the next is Silver Box, the very important play of जॉन ग्लासवर्दी। तो अगर हम देखते हैं इनकी स्टोरी क्या है, इन्होंने सिल्वर बॉक्स 1906 में नेचुरलिस्टिक मैनर में लिखा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू एनीवन इज आस्किंग व्हाट इज दिस इज व्हाट नेचुरलिस्टिक मैनर में लिखा। इससे पहले प्ले में इन्होंने क्राफ्टमैनशिप दिखाई। क्या दिखाया? क्राफ्टमैनशिप दिखाई। ये प्ले नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ इंग्लैंड का पहला प्ले था। ये जो प्ले है आपका सिल्वर बॉक्स, ये नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ इंग्लैंड का पहला प्ले था। वर्नोड फ्रैंक ने कहा कि ये प्ले क्लास अगेंस्ट क्लास में लिखा गया है। ठीक है, ये नाटक रात के दृश्य से शुरू होता है। ठीक है, नौजवान जैक बार्थविक शराब के नशे में अपने घर लौटता है। उसके हाथ में एक पर्स होता है जो उसने एक लड़की से चुराया है, जिसके साथ उसने शाम बिताई थी। वो मजाक में था। उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसने कम शराब पी थी, जो उससे बाहर मिला था। वह उसे उसकी चाबी खोलने और कमरे में ले जाने में मदद करता है। उस व्यक्ति का नाम जॉन है। जैक सो जाता है और उसी समय जॉन वह सिल्वर बॉक्स ऑफ सिगरेट चुरा लेता है। अब प्ले दो श्रेणियों में दर्शाता है। जैक पार्थविक के घर वह लड़की अपना पर्स और सिल्वर सिगरेट बॉक्स लेने आती है। जैक पार्थविक का पिता एक अमीर एमपी है। वो लड़की को इसके बदले में पैसे दे देता है और युवती मान जाती है। मिस्टर बार्थविक जॉन की हिस्ट्री का पता लगाता है। उसे पता चलता है कि उससे शादी से पहले एक बच्चा था। मिस्टर जॉन बहुत गरीब है। केस को सुलझाने के लिए पुलिस आती है। जॉन पुलिस से उलझ जाता है और कहता है मैंने पर्स चुराया है, परंतु जैक ने भी तो चोरी की है। क्या यही न्याय है? जॉन को 1 महीने का सश्रम कारावास होता है। ये कहानी अमीरों और गरीबों के साथ होने वाले न्याय को दर्शाती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जितने भी आपके प्लेज हैं जॉन ग्लासवर्दी के, ये सोशल जस्टिस पे आधारित है। तो यहाँ पर भी जो स्टोरी है, स्टोरी इज रिवॉल्व अराउंड जॉन, मिस्टर जॉन एंड जैक बार्थविक एक अमीर प्रॉपर्टी, मतलब एक अमीर एमपी का लड़का है, और ये जो है आपका जॉन है, ये गरीब है, लेकिन वो अपराध करता है लेकिन उसे छूट मिल जाती है। लेकिन ये अपराध करता है तो इसे छूट नहीं मिलती हो और पुलिस इसे पकड़कर ले जाती है। तो मिस्टर ग्लासवर्दी जी ने इन्हें यही प्रेजेंट किया है कि कैसे हम जो है मतलब कैसे इस सोसाइटी में, जो भी उस समय का समकालीन समय था 90s के समय में, कैसे सोसाइटी में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हम कैसे मतलब इसको इन्होंने इस प्ले के माध्यम से चित्रित किया है, ताकि जो आगे चले हम लोग पढ़ें तो उसे वो चीज़ समझ सकें। सो द नेक्स्ट प्ले इज स्ट्राइफ। स्ट्राइफ इज रिटन इन 1909। सन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी पूछा जाता है स्ट्राइफ इज प्ले इन विच ईयर, सो लर्न इट 1909। अगर हम देखें तो 1910 में एक कम है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 10 में एक कम यानी स्ट्राइफ 1909 सॉरी। यह दृश्य 7 फरवरी तेनार्था टिन प्लेट। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ये जो प्ले है ये कहाँ पे मतलब वो हुआ स्ट्राइक। तो ये जो है एक कंपनी का नाम है टिनार्था टिन प्लेट वर्क। इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर कई महीनों से फैक्ट्री पर हड़ताल है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है। इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर ये फैक्ट्री थी और वहीं पर हड़ताल चल रही थी। ठीक है। डायरेक्टर और कंपनी के होने वाले नुकसान की चिंता है। एक बोर्ड मीटिंग मैनेजर ऑफ वर्क के घर पर आयोजित की जाती है। शिमोन हार्नेस, देखिए करेक्टर बहुत पूछे जाते हैं, हमारे जो टीजीटी के एग्जाम है उसमें करेक्टर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला जो करेक्टर्स है जो भी हमारे पास निकल के आया है वो है शिमोन हार्नेस। नाम क्या है फिर से देखेंगे, शिमोन हार्नेस। यूनियन, ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व करता है। वो कहता है कि वह व्यक्तियों की ज्यादा मांगों को कम कर देगा। मतलब जो कर्मचारी थे उन्होंने ज्यादा मांगे की थी, तो ये जो शिमोन सर थे, शिमोन हार्नेस थे, इन्होंने कहा कि जो मांग की है उसको हम रिड्यूस कर देंगे, उसको हम कम कर देंगे, परंतु तुम्हें यूनियन की मांगों को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन तुम मतलब हम कम तो कर देंगे मांगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनकी मांगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, मांगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, मांगों को पूरा करना होगा। मेन कमेटी का नेता कौन है, डेविड रॉबर्ट। मतलब उस जो लेबर्स थे उनका कमेटी का नेता कौन था, डेविड रॉबर्ट। तो अभी तक हमारे पास दो करेक्टर आए, पहला है आपका शिमोन हार्नेस और दूसरे क्या है, डेविड रॉबर्ट। कहना था कि जब तक कि उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती वो स्ट्राइक रखेंगे और कुछ लोग भूखे मर रहे हैं। ये एक विरोध होता है कंपनी के चेयरमैन जॉन एंथोनी और रॉबर्ट के बीच, भी हार नहीं मानना चाहता। ठीक है। मीटिंग के बाद जॉन एंथोनी की बेटी इनिट अंडरवुड और मैनेजर की पत्नी अपने पिता से बात करती है। उनको मजदूरों के परिवारों की हालत से दुख है। रॉबर्ट की पत्नी उसकी मेड है। मतलब जो रॉबर्ट है, जो आपका नेता है, नेता, ठीक है, उसकी पत्नी क्या है, उसकी मेड है। मेड मतलब जो खाना बनाती है। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या है, हेनरी फ्रेंच एंथोनी। हेनरी फ्रेंच एंथोनी, ठीक है। हेनरी फ्रेंच एंथोनी को बताता है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, हेनरी फ्रेंच एंथोनी। तो हमारे पास कितने कैरेक्टर आ गए, 3। हेनरी फ्रेंच एंथोनी को बताता है कि बोर्ड से विजय प्राप्त करेगा। इनिट रॉबर्ट के कॉटेज पर जाती है। इनिट कहाँ जाती है, रॉबर्ट के कॉटेज पर जाती है और उसकी पत्नी एनी रॉबर्ट से बात करती है जिसे दिल की परेशानी है। ठीक है, ये क्या करती है, पत्नी एनी रॉबर्ट से बात करती है कि जिसे दिल की परेशानी। जब रॉबर्ट अंदर आता है तो एनिड उसे समझाना करने के लिए समझौता करने के लिए कहती है। ठीक है, परंतु वह टस से मस नहीं होता है। वह अपनी पत्नी को की भी बात नहीं मानता। खुले आसमान के नीचे हड़ताल कर्मियों की मीटिंग हो रही है, जहां हार्नेस कहता है कि उसको गलत सलाह दी गई है और उसकी मांगे कम करनी चाहिए। यूनियन को सपोर्ट करना चाहिए, यूनियन उनको सपोर्ट करेगी। दो लोग भाषण देते हैं, उनकी अलग अलग राय होती है। रॉबर्ट स्टेज पर जाता है, लंबे भाषण के दौरान कहता है कि लड़ाई सफेद चेहरे वाले पत्थर दिल राक्षसों के विरुद्ध है। जब खबर आती है कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो मीटिंग छोड़कर क्या करता है, वो चला जाता है। कौन, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है डेविड रॉबर्ट की, जो कि लेबर्स की कंपनी। मैनेजर के घर में इनिट ईगर एंथोनी से बात करती है। वह चेयरमैन का लड़का और एक डायरेक्टर है। अब इनिट को मजबूर के साथ कम सहानुभूति है और उसके पिता की चिंता है। वह कहती है कि उसे अपने पिता का सपोर्ट करना चाहिए। एडगर एंटोनी की सहानुभूति वर्कर के साथ है। फिर उसे समाचार मिलता है कि मिसेस रॉबर्ट की मृत्यु हो गई है। एडगर कहता है कि वह अपना इस्तीफा दे देगा। जॉन एंथोनी कहता है कि वर्कर के साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए और उनकी मांगे बढ़ती, नहीं तो उनकी मांगे क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, उसने कहा कि झगड़े को हार्नेस के हाथों दे देना चाहिए। सभी निदेशक तैयार थे, परंतु एंटोनी इसके विपक्ष में था और उसने इस्तीफा दे दिया। रॉबर्ट एंड हार्नेस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आते हैं। रॉबर्ट अभी भी उनके विरुद्ध है और उनको पता चलता है कि उसको और एंथोनी को बाहर निकाल दिया गया है और एग्रीमेंट वैसा ही है जैसा हड़ताल से पहले था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस प्ले में मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, उसकी वाइफ की डेथ भी हो गई, लेकिन एट द लास्ट ऑफ द एंड
कुछ भी नहीं हासिल हुआ, जैसे स्टार्टिंग में हालात थे वैसे ही एंड में रहे। तो ये भी एक जॉन ग्लासवर्दी जी की जो प्ले है आपका स्ट्राइफ, उसमें भी यही चीज। अब जो तीसरा प्ले है जो काफी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो है जस्टिस। इसकी हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी स्टोरी क्या है एंड ऑल दैट। तो अगर हम जस्टिस को देखते हैं तो जस्टिस में बेसिकली क्या है, नाटक की शुरुआत जॉन हाउ के ऑफिस से होती है। सेली सोटर एक सीनियर क्लर्क है, ठीक है। रॉबर्ट कुक्सन को पता है कि उसके चेक का उसने 9 पाउंड का इशू किया था और उसको 90 पाउंड का कर लिया गया। अब उसका दोस्त जूनियर क्लर्क विलियम फेडल पर जाता है। वह एक विवाहित स्त्री के प्रेम में है, उसका पति शराबी है और बुरे व्यवहार वाला है। कुक्सन कहता है कि उसका जीवन और मृत्यु का मामला है, तो उसने फेल्डर से मिलने की अनुमति देता है। रुथ हनीवेल फेल्डर, उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड ही कहेंगे, जो फेल्डर की गर्लफ्रेंड है, से कहती है कि उसके पति ने मारपीट की और उसे मारने वाला था, तो उसने अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई है। फेल्डर कहता है कि वो इंग्लैंड से बाहर जा रहा है। फिर वो पति पत्नी होने का बहाना बनाते हैं। रुथ को खरीदारी के लिए कुछ रुपए की आवश्यकता होती है। जब वो फेल्डर से रुपए मांगती है तो वो उससे कहती है कि मुझे रुपए दे दो। यह सोचकर कि फेल्डर उसके साथ आने से हिचकिचा रहा है, वो कहती है कि अब अपने पति के साथ रहेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। परंतु फेल्डर उससे कहता है कि वे जाएंगे और उससे 11:45 पे रात में बुकिंग ऑफिस पे आने को कहता है। किससे? रूथ हनीवेल से। इधर क्या होता है, इसी बीच जेम्स हाउस सीनियर पार्टनर हिसाब देख रहा होता है। वह कुछ घोटाला पाता है। किसी ने 9 पाउंड की चेक की जगह 90 पाउंड कर दिया। वॉल्टर कहता है कि उसको चेक कुक्सन को दिया था। लंच के समय होने के कारण उसने चेक डेविस को दिया था। इसी बीच बैंक के कैशियर कावले, देखो तीसरा जो अगला कैरेक्टर है कावले, को बुलाता है ताकि चेक भुनाने वाले की पहचान की जा सके। उन्होंने फेल्डर की ओर इशारा करते हुए बताया कि चेक उनसे भुनाया था। फेल्डर अपना दोष स्वीकार लेता है और कहता है कि वो धन लौटा देगा, लेकिन वॉल्टर और कुक्सन जेम्स हाउस से फेल्डर को माफ करने की प्रार्थना करते हैं। कौन प्रार्थना करता है? वॉल्टर और कुक्सन जेम्स हाउस से फेल्डर को माफ करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो सोचता है कि इस तरह व्यक्तियों को जेल में रखा जाना चाहिए। इसी बीच डिटेक्टिव सर्जेंट वाइजर आता है और फेल्डर को ले जाता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस में बैरिस्टर, रिपोर्टर, ज्यूरीमैन आदि हैं। फेल्डर का केस जारी है। 7 जुलाई को उसने क्राइम किया था और 18 जुलाई को पकड़ा जाता है और जेल गया। अक्टूबर में उसके केस की सुनवाई है। उसका वकील हेक्टर फ्रोम है और दूसरा वकील हेल्डर क्लेवर है। हेक्टर फ्रोम कहता है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, वह अपना मानसिक संतुलन खो गया था जब उसने क्राइम किया, परंतु हेल्डर क्लेवर इन सबको झूठ बताता है। फेल्डर की 3 साल की सजा होती है। 24 दिसंबर प्रिजन गवर्नमेंट का कमरा मुख्य जेल वार्डन वुडर आता है। कुक्सन गवर्नर के पास आता है फेल्डर से मिलने के लिए, परंतु गवर्नर उसको नियम विरुद्ध बताते हुए उससे मना कर देता है। फेल्डर गवर्नर से कहता है कि उसने सुबह को नींद नहीं आती है और नर्वस बहुत होता है। 2 साल बाद कुक्सन के कमरे का दृश्य। फेल्डर की 3 साल की सजा हुई, परंतु अब वो 2 साल में बाहर आ गया है। वह रूथ हनीवेल से मिला और वो बहुत पतला हो गया है। उसकी मदद कर सकती क्योंकि उसके पास पालने को 2 बच्चे हैं। फेल्डर कुक्सन से मिलने आता है और वह बताता है कि उसने कई जगह नौकरी की परंतु कर्मचारियों की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। जेम्स फेल्डर की नौकरी नहीं देना चाहता, परंतु वॉल्टर उसकी मदद करने को कहता है। जेम्स उससे रूथ को भूल जाने के लिए कहता है, परंतु फेल्डर मना करता है। रूथ ऑफिस में आती है। जेम्स कहता है कि यदि फेल्डर को
ऑफिस में काम करना है तो रूथ को फेल्डर को छोड़ना पड़ेगा। रूथ उसको छोड़ देती है। फेल्डर निराशा में टूट जाता है और इसी बीच डिटेक्टिव सार्जेंट वाइजर वहां पर आता है और कहता है कि फेल्डर को नियत अंतराल पर पुलिस स्टेशन में सूचित करना होता है और उससे जॉब पाने में गलत रेफरेंस दिया, इससे उसे अरेस्ट किया जाता है। फेल्डर और रूथ अंदर बातें कर रहे होते हैं। विस्टर अंदर जाता है। फेल्डर उसे देखकर बाहर कूद जाता है और उसकी गर्दन टूट जाती है। इसी बीच रूथ बेहोश हो जाता है। मेजर वर्क ऑफ ग्लासवर्दी। अंडर पिसोडियम, मतलब ये अगर पूछा जाए कि अंडर पिसोडियम जॉन सिंह जॉन के नाम से उन्होंने क्या क्या लिखा, तो इनका जो पहला था वो 1897 फ्रॉम द फोर विंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। अगर पूछा जाए कि फ्रॉम द फोर विंड क्या है, तो ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। 1901 में ए मैन ऑफ देवॉन, ये नॉवेल है पब्लिश्ड एज जॉन सिंह जॉन। देखो पहला है फ्रॉम द फोर विंड, ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी है ना। 1901 में जो दूसरा है नॉवेल है ए मैन ऑफ देवॉन। अगर ये पूछा जाए कि पहला नॉवेल कौन सा है जॉन ग्लासवर्दी का, किस नाम से, जॉन सिंह जॉन के नाम से, तो नॉवेल अगर पूछेगा मैन ऑफ देवॉन, और अगर पूछेगा कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन फ्रॉम द फोर विंड, ये सन क्या है 1897 और दूसरा क्या है 1897 और 1901 मैन ऑफ देवॉन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1901 एक किंग नॉवेल। 1901 द साइलेंट फिक्शन, द साइलेंट फिक्शन, द साइलेंट क्या है, फिक्शन है, साइलेंट फिक्शन। सॉल्वेशन ऑफ फोरसाइट नॉवेल 1901 फॉर सॉल्वेशन ऑफ फोरसाइट। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 5 चीजें ऐसी हैं जिन्होंने जॉन सिंह जॉन के नाम से लिखी। क्लियर हो गया। फिर देखते हैं नॉवेल, देखते हैं कौन कौन से इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल, सम इम्पोर्टेंट नॉवेल ऑफ जॉन ग्लासवर्दी। 1898 जेकोलिन, 1900 विला रूबियन 1904 द आइसलैंड पैरालिसिस बाय हिज ओन नेम। 1904 से इन्होंने शुरू किया लिखना अपने ही नाम से। ठीक है, तो क्या है, द आइसलैंड पैरालिसिस ऑफ हिज ओन नेम। 1906 द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ही फेमस रहा ये इनका क्रिएशन। 1906 द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। 1907 द कंट्री हाउस, 1907 द कंट्री हाउस। 1909 फ्रैटर्निटी, 1909 फ्रैटर्निटी। 1911 द पैट्रिशियन, 1911 द पैट्रिशियन। 1912 द डार्क फ्लावर ए लव नॉवेल, ये आया था आपका 2003 में, है ना। द डार्क फ्लावर ए लव नॉवेल 1913, ये जॉन ग्लासवर्दी की। 1915 फ्रीलैंड्स, 1915 फ्रीलैंड्स। 1917 बियॉन्ड, 1919 द सेंट प्रोग्रेस, 1920 द चांसरी, 1920 द चांसरी। 1921 टू लेट, 1922 द फोरसाइट सागा, 1922 द फोरसाइट सागा। 1924 द व्हाइट मंकी, 1924 द व्हाइट मंकी। 1925 द शो, 1925 द शो। 1927 द साइलेंट वूइंग, 1927 द साइलेंट वूइंग। 1927 में पासरबाई, 1928 में स्वान सॉन्ग। 1930 में द फोर साइड चेंज। 1931 में मेड इज वेटिंग, 1931 में क्या है, मेड इज वेटिंग। 1932 में फ्लावरिंग विल्डरनेस। 1933 ओवर द रिवर, 1933 क्या है, ओवर द रिवर। फर्स्ट ट्रायोलॉजी। द फोरसाइट सागा इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल एंड 2 interlude published between 1906 and 1921. Oh, sorry, it's not 1921. The 3 novel chronicle the Forsyte family, a fiction upper middle class family at the end of Victorian era. 1906 The Man of Property, 1918
इंडियन समर ऑफ फोरसाइट इंटरल्यूड। 1918 क्या है? इंडियन समर ऑफ फोरसाइट इंटरल्यूड। 1920 इन चांसरी, 1920 इन चांसरी। 1920 एवाकनिंग सेकेंड इंटरल्यूड। 1920 एवाकनिंग द सेकेंड इंटरल्यूड। 1921 टूलेट, 1921 टूलेट। सेकेंड ट्रायोलॉजी में क्या है? sequel to the Forsyte saga. Glassworthy won sequel to the Forsyte saga come in the modern comedy written in the year 1924 to 28. These comprise a novel, The White Monkey, an interlude, A Silent Wooing, a second novel, The Silver Spoon, a second interlude, Passers By, and the third novel, Swan Song. Next is third trilogy. Glassworthy wrote one further trilogy end of the chapter comprising Made in Waiting, Flowering Wilderness, Over the River, also known as the One More River. This trilogy chiefly deals with the Miracles Mount's young cousins Demi Chercy.